जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं सुमित पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। उन वर्णों में कौन कौन से वर्ण होते हैं, जैसे कि स्वर 11, व्यंजनों में मैंने बताया 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन 52 वर्णों में भी मैं आपके लिए बता चुका था स्वर के बारे में। तो स्वर में मैंने आपको क्या क्या बताया था। स्वर में आपको मैंने बताया था हमारे पास जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। उसके बाद में हमने बताया स्वरों में कौन कौन से स्वरों के 3 भेद होते हैं। उस 3 भेद में कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। मगर प्लुप्त स्वर को हटा दिया गया है, तो अब हमारे पास स्वरों के भेद 2 ही माने जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आ, ई, उ और ऋषि, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ओ, औ। ये 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर एक होता है जो होता है ओम। ओम हमारा क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूल दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर में हमने आपको बताया था मूल दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 3, आ, ई, उ। इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहते हैं। और इसके बाद हमने आपको बताया था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, इसमें होते हैं ए, ओ, औ। इन्हें हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो इसके बाद हमने आपको फिर बताया था आयोगवा के बारे में। आयोगवा हमारा ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होते हैं। ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं अंग और आ। अंग आ मतलब अंग को कहते हैं हम अनुस्वर और आ को कहते हैं हम विसर्ग। अब हमने इसके बाद में हमने बताया था आपके लिए स्वरों में जो 3 स्वर होते हैं हमारे पास, वो होते हैं स्त्रीलिंग स्वर होते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं, ई और ऋषि। तो 11 स्वरों में 3 स्वर स्त्रीलिंग होते हैं, बाद बाकी हमारे क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको वर्णमाला में स्वरों के बारे में इतना बता दिया था। और स्वरों के बारे में जो कुछ बचा है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें हमने आपको बताया था, हाँ, और एक चीज़ बता चुके थे अगली वीडियो में, जीव के प्रयोग के आधार पर हम बता चुके थे आपको। तो जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, अग्र, पश्य और मध्य। तो अग्र में हमारे कौन कौन से होते हैं, ई, ए। तो ये हमारे अग्र प्रकार के जीव के आधार पर स्वर होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मध्य। मध्य स्वर में हमारा, इसको कल्पित स्वर भी कहते हैं, सिर्फ एक स्वर होता है, वो होता है छोटा आ। उसके बाद हमारा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में हमारे क्या होते हैं, आ, बड़ा आ, फिर औ जो आगत वाला है, अंग्रेजी से लिया गया है, मैंने आपको बताया था। और ऊ, ओ, औ। हमारे पास 6 होते हैं पश्च स्वर। इतना हम आपको बता चुके थे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं स्वरों के प्रकार में मुख आकृति के आधार पर। किसके आधार पर, देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं मुख आकृति के आधार पर। ये हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के स्वर होते हैं मुख आकृति के आधार पर। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 समृद्ध स्वर। इसमें क्या, इनकी संख्या जो होती है हमारी, इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इसमें कम मुंह खुलता हो, कितना, इसमें जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो इसमें कम मुंह खुलता है। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं जिनमें कम मुंह खुलता है, एक देखो ई। आप बोल के देखो ई, इसमें हमारा मुंह, दोनों ई बोलेंगे तो हमारा मुंह कम खुलेगा। ऊ, कौन सा, ऊ, ऊ बोलो, स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। इन 4 जो वर्ड होते हैं, 4 जो स्वर होते हैं, उनमें हमारा कम मुंह खुलता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकार इनका कौन सा है, अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, ए और ओ, छोटा ओ छोटी ए। इनकी परिभाषा क्या होती है, ये होती है
कि समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। कितना? समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने समृद्ध पढ़ लिया, अर्ध समृद्ध पढ़ लिया। अब इसका नेक्स्ट प्रकार है विवृत स्वर। विवृत स्वर, इनकी संख्या हम पहले देख लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये सिर्फ इसकी संख्या होती है एक, और वो हमारे पास कौन सा होता है? ये बहुत पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये जो विवृत स्वर होता है ये होता है बड़ा आ। कौन सा? बड़ा आ। तो ये जो बड़ा आ होता है हमारा क्या होता है? विवृत स्वर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? मुख सबसे अधिक खुलता है। मुख सबसे अधिक खुलता है। तो हमने देख लिया विवृत स्वर में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रकार बचा मुख की आकृति के आधार पर, वो बचा 4 नंबर। तो इसे हम देखते हैं। अर्धविवृत स्वर में ये कितने होते हैं हमारे पास? इनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है? 4। कौन कौन सी होती है? तो हम देखेंगे। ये होते हैं छोटा आ, औ, ए। ठीक, ये 4 हमारे कौन कौन से हो गए? ये 4 हो गए अर्धविवृत स्वर। तो इसमें हम देखते हैं, ध्यान से आप पढ़ते रहें। इसमें हम देखेंगे इनकी परिभाषा क्या होती है। विवृत से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक। थोड़ा अधिक, तो आप देख रहे होंगे विवृत से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक। तो इस प्रकार आप अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक इनमें मुख खुलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इनकी परिभाषा है। अब हम देखेंगे ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। कौन सा नेक्स्ट हमारा प्रकार है? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। इन्हें आप मोटा मोटी थोड़ी नज़र डाल लेंगे। ये सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं ये भी हम देख लें। एक होता है व्रतमुखी, एक होता है अव्रतमुखी। ठीक है, तो व्रतमुखी में कौन कौन कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है हमारे पास 4। व्रतमुखी में कितनी संख्या होती है इनकी? हमारे पास 4। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, बोल के देखोगे आप तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। स्वरों में जिसमें हमारा समान बन जाए वो होता है व्रतमुखी। तो क्या होता है? ओ, बड़ा ओ, औ और औ। ठीक, ये हमारे 4 होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अव्रतमुखी, दूसरा प्रकार। तो इसमें क्या होता है? इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 6। 6 संख्या होती है। इनकी परिभाषा क्या होती है? गोलाकार नहीं होता है, नहीं होता है। अब आप बोल के देखें, जैसे कि हम बोलेंगे आ, गोल नहीं हुआ होगा। आ, ई, ई, ओ और ओ। इनकी संख्या 6 होती है। और अगर इन्हें हम बोलते हैं तो ये क्या होते हैं? मुख के जो ओष्ठ हैं, ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने देखा होठों के आकार। ठीक, हमने स्वरों को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे व्यंजन। व्यंजन, तो सबसे पहले तो आप जान लें व्यंजन में हम कितना क्या क्या पढ़ना है। व्यंजन में हमें पढ़ना है 25 व्यंजनों के बारे में, 4 ऊष्म व्यंजन के बारे में, 4 अंतस्थ व्यंजनों के बारे में, 4 संयुक्त व्यंजनों के बारे में, 2 द्विगुण, 2 अयोगवा। तो अयोगवा जो वर्ड हैं,
ठीक है। ना ये स्वर है ना व्यंजन, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अयोगवा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास क्या बचे, आज हम आपको बता दे रहे हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इनके बारे में आप पहले सीख लें। द्विगुण व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनमें इनके कौन कौन से होते हैं, इनमें 2 गुण पाए जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास अड़ा और अड़ा। ठीक, ये जो होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अड़ा और यणा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ये हमारे 4 या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊंगा या, और वा। या, वा, ये दोनों क्या होते हैं, या, वा, ये हमारे होते हैं, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। ये बहुत पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कौन से हमारे अर्ध स्वर होते हैं, या और वा। या, वा अर्ध स्वर होते हैं। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे या, वा को अर्ध स्वर कहते क्यों हैं। कहते क्यों हैं, इसलिए कहते हैं, ये हम या है जो, ये हमारा क्या है, इसमें हम या बोलते होंगे तो हमें ई का साउंड सुनाई दे रहा होगा। किसका, ई का साउंड सुनाई दे रहा होगा। और जो वा है उसमें हमें ओ का साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो ये इस प्रकार हम देखेंगे, ई और ओ की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये बात आप। ये पूछेगा तो नहीं, पूछेगा सिर्फ ये कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, मगर मैं ये आपको एक्स्ट्रा बात ये कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। इससे बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ला को। ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पढ़ते हैं रा। जो रा है उसे हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। ये लुंठित व्यंजन होता है रा। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, हमारा रा होता है। तो आप इन्हें, हमने क्या क्या आपको बताया, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन में, उसमें रा को हम क्या कहते हैं, ला को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर को अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, ये भी हमने आपको बताया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने अंतस्थ व्यंजन अच्छे से क्लियर कर लिए। उसके बाद में हम देखेंगे क्या बचा हमारे पास। हाँ, थोड़ा एक चीज़ मैं भूल गया था वहाँ पर, वो आपको मैं क्लियर करा दूँ। ये मैंने आपको बताया था द्विगुण व्यंजन के बारे में। द्विगुण व्यंजन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ और आपको बतानी थी कि द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछ ले तो उच्चारण स्थान इनका क्या होता है, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। क्योंकि ये हमारे जो मूर्धा को स्पर्श करते हैं। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा हमारा होता है जो जीभ हमारी, तलुआ आप जानते होंगे, ताल, ताल को टच करे जाके और रगड़ती हुई आगे आए, मूर्धा। ताल से आगे और दांतों के पास जहाँ स्पर्श करे उसे हम कहते हैं मूर्धा स्थान। ठीक है, तो आप द्विगुण व्यंजन के बारे में जानते हो, कौन कौन से हो गए, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद में द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है। ठीक है, ये आपका द्विगुण व्यंजन हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने स्वरों को ख़त्म किया। स्वरों के बारे में आपको हमने बताया कि, उसके बाद में हमने आपको बताया वर्णमाला में स्वर कितने व्यंजन। उसके बाद में हमने आपको बताया कि वर्णमाला में
25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और ये सब बता के व्यंजनों के वर्णों के बारे में बता के उसके बाद में आयोगवा मैं पहले आपको बता चुका था। उसके बाद मैंने आपको बताया द्विगुण व्यंजन के बारे। उसके बाद में हमने अंतस्थ व्यंजन। आज इतना हमने क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास हमारी लंबी होने जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, आपकी जानकारी हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और लाइक कर दें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और इसी के साथ भाइयों, जय हिंद, जय भारत।